नमस्कार। मूल ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों पर आधारित आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एकता के एक महाकाव्य, एक बेहद दुखद विभाजन और एक ऐसी शानदार शैक्षिक विरासत की कहानी है जिसका सीधा असर आज भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद मजबूत स्तंभ मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और देखिए, ये सिर्फ उनकी जीवनी का पन्ना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे दूरदर्शी दृष्टिकोण का विश्लेषण है जिसने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि विविधता में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। खैर, इस सवाल पर जरा गौर करते हैं। क्या सच में एक अकेले व्यक्ति का दृष्टिकोण एक पूरे विभाजित उपमहाद्वीप को एकजुट कर सकता है? ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब भारत सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था और उनकी जड़ें पारंपरिक इस्लामी शिक्षा में बहुत गहरी थीं। लेकिन जैसा कि हम ऐतिहासिक दस्तावेजों में देखते हैं, दुनिया भर की यात्राओं और नए नए विचारों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ दिया। उसकी जगह एक बहुत ही व्यापक, समावेशी और राष्ट्रवादी सोच ने ले ली। उस समय जब राजनीतिक और सांस्कृतिक दूरियां लगातार गहरी हो रही थीं, उन दूरियों को पाटने की उनकी एक बिल्कुल असाधारण और बेजोड़ कोशिश थी। भाग 1, कलम की ताकत और कैसे इसने एक राष्ट्र को जगाया। 25,000। जी हाँ, मौलाना आजाद केवल एक बड़े विचारक ही नहीं थे, बल्कि वो शब्दों के असली जादूगर थे। उन्होंने बहुत जल्दी ये भांप लिया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर आम लोगों को एकजुट करना है तो सबसे बड़ा और धारदार हथियार कोई और नहीं बल्कि कलम है। 1912 में जब उन्होंने कलकत्ता से अपना उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल शुरू किया तो उसकी लोकप्रियता सचमुच आसमान छूने लगी। मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें 25,000 प्रतियां छापनी पड़ी। उस समय के हिसाब से खासकर उर्दू पत्रकारिता में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि साम्राज्यवाद विरोधी विचार लोगों के दिलों में कितनी तेजी से और कितनी गहराई तक उतर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अल हिलाल में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा था। इसके मुख्य विषय बिल्कुल साफ थे। साम्राज्यवाद का खुलकर विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर अटूट जोर और पैन इस्लामिज्म। ये अखबार देखते ही देखते ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक पूरी क्रांतिकारी आवाज बन गया। ये सिर्फ आज़ादी मांगने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये हर कीमत पर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की वकालत कर रहा था। और इसका असर? ब्रिटिश सरकार इस बढ़ती लोकप्रियता और बागी तेवर से इतनी ज्यादा बौखला गई कि अंततः 1914 में प्रेस एक्ट का इस्तेमाल करके इसे जबरन हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। धार्मिक एकता का दर्शन यानी वहदते अदियान। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये समझाती है कि मौलाना आजाद केवल एक चतुर राजनीतिक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक बेहद गहरे धार्मिक विद्वान भी थे। उनकी दार्शनिक नींव बहुत मजबूत थी। अपनी मशहूर किताब तर्जुमानुल कुरान में उन्होंने दीन और शरिया के बीच का फर्क बहुत ही बारीकी से स्पष्ट किया है। दीन का मतलब है धर्म का मूल सार, यानी एक ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म, जो कि दुनिया के सभी धर्मों में बिल्कुल एक समान है। दूसरी तरफ है शरिया, यानी प्रार्थना करने का बाहरी तरीका या हमारे रीति रिवाज, जो जाहिर है समय, स्थान और संस्कृति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मूल तर्क ये था कि धर्मों के बीच जो भी अंतर हमें दिखता है वो केवल इन बाहरी तरीकों में है, न कि उनके मूल सत्य में। बस इसी गहरे विचार को वहदते अदियान या धर्मों की एकता का नाम दिया गया। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन उनके इस समावेशी विचार का प्रभाव केवल उस दौर तक ही सीमित नहीं रहा। आज के समय में भी बड़े बड़े आधुनिक विद्वान और एकेडमिक जर्नल्स इस दर्शन का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। उनका ये अटूट विश्वास कि ईश्वर, जिसे रब्बुल आलमीन यानी पूरे विश्व का पालनहार कहा गया है, वो किसी एक खास समुदाय या जाति तक सीमित हो ही नहीं सकता। ये सोच आज के हमारे इस बहुलवादी समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। कहने का अर्थ ये है कि सच्चा धर्म इंसानों को बांटने का नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, एक राष्ट्र का दृष्टिकोण, जिसे समग्र राष्ट्रवाद या कंपोजिट नेशनलिज्म भी कहते हैं। धर्मों की एकता के इसी बेहतरीन दर्शन से एक नया विचार पैदा हुआ, समग्र राष्ट्रवाद। जब मौलाना आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और बाद में 1940 के ऐतिहासिक रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, तो उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम और हिंदू धर्म का मिलन बिल्कुल गंगा और यमुना नदियों की तरह है। जैसे ये दो महान नदियां अलग अलग बहते हुए अंत में एक संगम में मिलकर एक नई और विशाल जलधारा बन जाती हैं, ठीक वैसे ही पिछले 1100 वर्षों के लंबे इतिहास में इन दोनों संस्कृतियों ने मिलकर एक नए, मजबूत और अविभाज्य भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है। और बिल्कुल यही वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से उन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे यानी टू नेशन थ्योरी का इतनी सख्ती से विरोध किया। उनका मानना था कि पाकिस्तान शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ ही पवित्र भूमि होता है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि दुनिया का बाकी हिस्सा अपवित्र है। उनके नज़रिए से ये विचार पूरी तरह से गैर इस्लामी था। उनका मानना था कि इस तरह का विभाजन तो एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर लेने जैसा है। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक आज़ाद, लोकतांत्रिक और संघीय भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली ये पूरी बहस बिल्कुल बेमानी साबित होगी। भाग 4 1946 के विभाजन की भूल, एक ऐसा दृष्टिकोण जो दुर्भाग्य से विफल रहा। 1946 का वो नाजुक दौर, जब देश के विभाजन को टालने का आखिरी प्रयास चल रहा था। उस समय ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन के सामने एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान रखा गया, जिसे हम आज़ाद फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के उस डर को दूर करना था कि एक बहुत शक्तिशाली केंद्र सरकार में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था कि केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा और विदेश नीति जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हों और बाकी की सभी शक्तियां और पूरी स्वायत्तता प्रांतों यानी राज्यों को सौंप दी जाए। ये एक ऐसा शानदार संघीय ढांचा था जिस पर उस समय चमत्कारिक रूप से कैबिनेट मिशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों ही पूरी तरह सहमत हो गए थे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे एक के बाद एक जुड़ता जाया और कैसे सर्वसम्मति कुछ ही महीनों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 15 अप्रैल को आज़ाद ने ये संघीय समाधान पेश किया, जिसे मान लिया गया। इसके बाद 26 अप्रैल को उनका कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखा, जो नए अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन फिर 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान आता है कि कांग्रेस संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की योजना में बदलाव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। बस इस एक बयान ने सब कुछ पलट कर रख दिया। बनी बनाई सहमति तुरंत वापस ले ली गई। एक अलग देश के लिए सीधे तौर पर डायरेक्ट एक्शन का आह्वान कर दिया गया और इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बेकाबू हो गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतिहास के इस अचानक आए मोड़ ने एक बहुत ही गहरी राजनीतिक और व्यक्तिगत त्रासदी को जन्म दिया। मौलाना आज़ाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में इन घटनाओं को बहुत ही भारी मन से याद किया है। उन्होंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस समय अध्यक्ष पद के लिए नेहरू के नाम का प्रस्ताव करना उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये उस दूरदर्शी नेता की गहरी पीड़ा थी जो अपने ही सामने अपने जीवन भर के अखंड भारत के सपने को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रहा था। और अब हमारा अंतिम अध्याय, भाग 5, आधुनिक शिक्षा के वास्तुकार, एक विजयी विरासत। विभाजन की उस भयंकर त्रासदी के बावजूद स्वतंत्र भारत में उन्होंने एक बिल्कुल नई और बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई। 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी विजयी विरासत की नींव रखी जो आज भी खड़ी है। देश के पहले आईआईटी यानी आईआईटी से लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी तक इन सभी बड़े संस्थानों की शुरुआत उनके ही कार्यकाल में हुई। उनका विजन सिर्फ तकनीकी प्रगति हासिल करना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें पूर्वी दुनिया की आध्यात्मिक उत्कृष्टता और पश्चिमी दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति का एक परफेक्ट संतुलन हो। और इसीलिए विज्ञान संस्थानों के साथ साथ साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसी बेहतरीन सांस्कृतिक संस्थाओं की भी स्थापना की गई। इस पूरे विश्लेषण के अंत में 1940 में कहे गए उनके उसी ऐतिहासिक और शक्तिशाली विचार पर वापस लौटना सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। 1100 वर्षों के साझा इतिहास ने भारत को हमारी साझा उपलब्धियों से समृद्ध किया है। यह एक ऐसा कथन है जो आज इतने सालों बाद भी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक साझा इतिहास और एकता की ताकत समय के साथ पैदा हुई इन दूरियों और ऐतिहासिक त्रासदियों के गहरे घावों को कभी पूरी तरह भर सकती है? क्या वो समावेशी दृष्टिकोण जिसकी नींव हमारे शिक्षा और संस्थानों में आज भी मौजूद है, सच में हमारे भविष्य का मार्गदर्शन कर सकता है?
ये सोचने वाली बात है और यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए।